नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट 2। आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, अर्थात किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन न करने का एक आंदोलन। ये एक तरह की पॉलिसी है जो न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया और अफ्रीका ने, न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वह किसी भी पावर ब्लॉक को, दो पावर ब्लॉक्स हैं वर्ल्ड में, कोल्ड वॉर के एरा में दो पावर ब्लॉक्स थे और वन पावर ब्लॉक वाज लेड बाय यूएस से, और इस पावर ब्लॉक का नाम था कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म। एक और नाम भी है इसका, वेस्टर्न पावर ब्लॉक। दूसरा पावर ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर और इसके पावर ब्लॉक का नाम है कम्युनिज्म, या ईस्टर्न ब्लॉक। तो ये दो वर्ल्ड में पावर ब्लॉक्स हैं और नाम क्या कहता है, ये पॉलिसी कहती है कि किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन ज्वाइन नहीं करो, गॉट इट। और इस पॉलिसी के फाउंडिंग फादर्स हैं 3 लोग। आपको उन तीन फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नाम बताना है। कमेंट में जरूर लिखिए एंड आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू योर कमेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम के ऊपर। क्यों बनाया गया था नाम, इसके पर्पस क्या है? टू रिमूव ऑल कॉजेज विच कुड लीड टू वॉर। वॉर के कारण पे काम करो, जड़ों पे काम करना है। युद्ध का कारण क्या है, इसे जानो और इसे रोको। और क्या करना? टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज। एशिया और अफ्रीका में जो नए देश आजाद हुए थे, जिसमें मैं भी था, हम भी थे, इंडिया भी थी, श्रीलंका भी थी, टर्की भी थी। तो ये नए देश जो आजाद हुए थे, इनकी फ्रीडम को बचाना। टू अपोज कॉलोनिज्म, गुलामी प्रथा का विरोध करना। इंपेरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात रेस का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव इज रेशियलिज्म, इसका विरोध करना, ये भी इसका एक मकसद था। और क्या पर्पस था? टू एनकरेज फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। यूएन का भी ये पर्पस है, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना नेशंस के बीच में। और क्या करना? एनकरेज करना कि अगर कहीं वॉर हो सके तो उसे रोकना और डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल कंट्रीज के बीच में करा देना। अब जवाहरलाल नेहरू इसके सबसे की लीडर्स में से एक हैं, फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं। तो क्या रोल रहा है जवाहरलाल नेहरू का? आइए, तो पंडित नेहरू जी आपको मालूम ही है, हमारे देश के पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पंडित नेहरू जी वॉज अ विजनरी, बहुत दूरदर्शी थे। इन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में जो दो पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, इससे नए देश जो अभी आजाद हुए हैं, जो अभी जिन्हें नई नई आजादी मिली है, वे कहीं उनके साथ जुड़ न जाए। अगर वह जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये पावर ब्लॉक्स और मजबूत होंगे, और जब ये और मजबूत होंगे तो ये आर्मामेंट करेंगे, अर्थात हथियार बनाने लगेंगे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। तो नेहरू जी ने कन्विंस किया किनको? इन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को टू यूनाइट फॉर द नॉन अलाइनमेंट। मिल जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है? एक नया ब्लॉक नहीं बनाना है, थर्ड ब्लॉक नहीं बनाना है, बल्कि उन दो पावर ब्लॉक्स से क्या करना है? दूरी बनाए रखनी है। और he opposed to alliances with the USA and USSR bloc, as he believed that it would encourage imperialism and race for armament. किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अगर नए देश जाएंगे तो वो पावर ब्लॉक और मजबूत होगा, और वो अपने सारे पॉलिसीज, अपने सारे प्रिंसिपल्स हम पर थोपेगा। हम अब उसके अधीन हो जाएंगे और उसके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को पालन करने लगेंगे। नतीजा, हमारी खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रह पाएगी। हमारे दूसरे देश से साथ हमारी क्या नीतियां हो, क्या हमारे फॉरेन रिलेशंस हो, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। तब वो पावर ब्लॉक डिसाइड करेगा, जिसके हम मेंबर बन जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा है क्या? आपके हिसाब से क्या अच्छा है? किसी पावर ब्लॉक के साथ चले जाना? जी नहीं। इसीलिए बेटर है कि हम किसी भी इस पावर ब्लॉक के झमेले में नहीं पड़ेंगे। हम उन दोनों से अच्छी रिलेशन मेंटेन करेंगे और दोनों से दूरियां भी मेंटेन रखेंगे। हम दोनों के साथ भी नहीं जाएंगे और अपने खुद के इम्पार्शियल डिसीजंस लेंगे वर्ल्ड में। व्हाट इट?
तो इंपेरियलिज्म और रेस आर्मामेंट्स को रोकने के लिए नेहरू जी ने इसकी रचना की, इसका फॉर्मेशन किया. इट वाज नॉट अ थर्ड ब्लॉक एंड इंडिया स्पॉन्सर्ड अ रेजोल्यूशन इन द यूएन इन 1962. एक एग्जांपल है बड़ा अच्छा कि 1962 में हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास कराया. जानते हैं क्या रेजोल्यूशन था? क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था. हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगवाए, उन पे पॉलिटिकल रोक लगवाई और फोर्स किया कि वो अपनी पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बंद करे. और आपको मालूम ही है ऐसा 1984 में हुआ भी. साउथ अफ्रीका को हार माननी पड़ी और इस पॉलिसी को गिव अप करना पड़ा और ब्लैक्स को भी इक्वल के बराबर राइट देना पड़ा. तो थैंक्स टू दिस यूएन रेजोल्यूशन पास बाय द इंडिया. ठीक है. आइए लेट्स सी द अचीवमेंट्स ऑफ नाम. यस, नॉन अलाइन मूवमेंट के क्या कुछ अचीवमेंट्स थे. तो 1961 में जो नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी वो सिर्फ 25 थी. यस, 1961 में जब पहला समिट हुआ वो हुआ था बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया में. और 2012 में यस 120 देश पार्टिसिपेट किए. तो इससे साबित होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैव इंक्रीज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. तो आइए देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ नाम. तो नाम ने हेल्प किया वर्ल्ड को टेंशन रिड्यूस करने में. जो दो पावर ब्लॉक की वजह से वर्ल्ड में टेंशन थी वो कम हो गई. नाम ने प्रिवेंट किया वर्ल्ड में आर्म्स रेस को रोका. नाम ने एक नया इंटरनेशनल पीस, जस्टिस और फ्रीडम, यस, नाम चाहता था कि वर्ल्ड में क्या हो, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय हो. इट एडवोकेटेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. यस, नाम NIEO को प्रमोट करता है, चाहता है कि जो वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ बड़े और सुपर पावर देशों के पास रह गई है, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली. तो इनका डेवलपमेंट अब क्या हो, दूसरे देशों में जो लेट इंडिपेंडेंट हुए हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट देश हैं, इन पर भी क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. तो किसको सपोर्ट करता है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. और इसी की वजह से और नाम की वजह से ही यूनाइटेड नेशन ने UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लॉन्च किया 1964 में. अब और क्या हुआ अचीवमेंट्स देखें. इट मेड डेवलप्ड नेशंस टू रियलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल. यस, डेवलप्ड नेशंस को यह याद दिलाया गया कि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यस, वो कंट्रीज जो पुअर है, बैकवर्ड है, न्यूली इंडिपेंडेंट है, अगर वो आजाद नए अभी हुए हैं, अगर वो डेवलप नहीं किए तो वर्ल्ड की डेवलपमेंट नहीं होगी. नतीजा उनकी खुद की डेवलपमेंट नहीं होगी. तो फ्यूचर, क्या नाम का कुछ भविष्य है भी? क्या आज नाम रेलिवेंट रह गया है वर्ल्ड में जब अब कोल्ड वॉर का एरा भी खत्म हो गया है? अच्छा, नाम का हिंदी, यस, नेम, NAM का हिंदी नाम जानते हैं आप लोग? हिंदी वर्ड है गुट निरपेक्ष. फिर से बोलूं, गुट निरपेक्ष. तो फ्यूचर ऑफ गुट निरपेक्ष क्या है? ठीक है. तो वैसे तो नाम का पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि नाम ने अपने ही जो मेंबर कंट्रीज थे उनको लड़ने से रोक नहीं पाया, और जब वॉर हुआ भी तो कुछ बहुत ज्यादा उनकी मदद नहीं कर पाया. तो नाम हैज लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल रेलेवेंस व्हेन द मेंबर स्टेट्स लाइक ईरान एंड इराक वर एंगेज्ड इन वॉर. आपने गल्फ वॉर के बारे में सुना था, तो तब भी ऐसा हुआ. नाम चाहकर भी, यस, हमारे ही मेंबर नेशन से आपस में लड़ रहे थे, हम इसको रोक नहीं पाए. इवन ईरान वाज अटैक्ड बाय द US लेड फोर्सेस. ईरान पे अटैक भी किया गया था अमेरिका द्वारा और अमेरिका की सेनाओं द्वारा, फिर भी हम इनका कुछ नहीं कर पाए थे. बहुत छोटे छोटे देश, यस, मेनी स्मॉल एंड वीक इकोनॉमिक कंट्रीज आर अनेबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस इन इकोनॉमिक फील्ड. आज वर्ल्ड की जो बड़ी बॉडीज हैं जैसे IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, इनसे छोटे देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ किसको मदद ज्यादा करती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा मदद करती हैं. तो अब नाम का रेलेवेंस फिर से आ रहा है. यस, नाम की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो रही है. हो सकता है नाम के पास अपनी सेना नहीं है, वो युद्ध नहीं लड़ सकता है,
नाम के पास कोई ताकतवर कंट्री नहीं है इसके साथ, है ना। अमेरिका या जापान कोई ऐसी ताकतवर कंट्री नहीं है जो उसके पास बहुत ज्यादा फोर्स हो, आर्म्स हो, बट यस इसका वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यूएस ही वर्ल्ड में एक अकेला सुपर पावर बचा है और वो अपनी मनमर्जी कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो नाम नहीं होगा, अगर यस नाम राम का एक सुपर पावर ब्लॉक नहीं होगा तो नाम के न होने से अमेरिका अपने पावर का और मिसयूज करेगा। तो नाम कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, डायनामिक एंड कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, और नाम अपना रोल जो प्ले कर रहा था आज भी वही प्ले कर रहा है कंट्रीज के बीच में। यस कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना एकदम मत भूलिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।